हेलो एवरीवन। हाँ, हम कर रहे हैं कलाम सीरीज जिसमें जामिया बीएड के एंट्रेंस पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंट्रेंस पेपर जिसमें पीवाईक्यू हमने कलाम सीरीज में शुरू किए वो कर रहे हैं। आज का जो सेशन है उसमें साइंस के अंदर जो फिजिक्स वाला पोर्शन है 2023-24 की साइड में साइंस के अंदर फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो मैं कवर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे फिजिक्स का क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन ही फिजिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 आइडेंटिकल बल्ब। कैसे 3 आइडेंटिकल बल्ब? मतलब सेम रेटिंग के। क्या रेटिंग दी हुई है? पावर दी हुई है 60 वाट एंड वोल्टेज कंज्यूम कर रखा है 200 वोल्ट का। पावर कितनी दी हुई है? 60 वोल्ट एंड वोल्टेज है 200 वोल्ट। आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्शन है। कनेक्शन कैसा है? सीरीज में। टू अ 200 वोल्ट सप्लाई जो आ रही है हमारे पास वो कितनी है? 200 वोल्ट की सप्लाई है। व्हाट विल बी द पावर ड्रॉन बाय देम? तो टोटल पावर जो तीनों बल्ब मिलकर जितनी पावर कंज्यूम करेंगे वो हम लोगों को बतानी है। ठीक है बच्चों? ठीक। हम जानते हैं पावर को हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस से कैसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। फॉर करंट पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड फॉर वोल्टेज पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो हमें जानते हैं कि जब बल्ब कनेक्टेड सीरीज में है तो हम बल्ब को एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बल्ब जब ग्लो करेंगे तो वो जो है एज ए रेजिस्टेंस काम करेंगे कनेक्शन के अंदर। जो हमारा सीरीज है उस एज सीरीज में जो है एज ए कनेक्शन की तरह कनेक्शन में रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये निकाल देते हैं जो हमें बल्ब की रेटिंग दी हुई है पावर और उसके वोल्टेज, उससे एक बल्ब का कितना रेजिस्टेंस वो होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों, हमें निकालना क्या है? एक बल्ब का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर। ठीक है, वी कितना है? 200, 200 का स्क्वायर। पावर कितनी है? 60 वॉट। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 60। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 10 20, 2 3 6। तो हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 3 ओम। एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2000 डिवाइडेड बाई 3 ओम। अब हम जानते हैं बल्ब कितने हैं? 3। कितने बल्ब है बच्चों? 3 बल्ब है। और कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आर टोटल क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि जब कोई भी बल्ब, कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? उनका सम हो जाता है, उनका सम। तो हम डायरेक्टली प्लस कर देंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि बल्ब कैसे हैं? ये तीनों आइडेंटिकल बल्ब है, तीनों की रेटिंग बिल्कुल सेम है। जब रेटिंग सेम है तो तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, जो कि कितना है? 2000 डिवाइडेड बाई 3। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधे। एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो 2000 ओम जो हो गया हमारा, क्या हो गया? टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा? 2000 ओम। ठीक है बच्चों, अब हमें पूछा क्या है? पावर पूछा है। पावर के लिए यहां से निकालेंगे पावर। उसके लिए हमें करंट चाहिए। करंट के लिए अब करंट कैसे निकालेंगे? टोटल सर्किट के अंदर करंट कैसे निकालेंगे? क्या ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू कितनी है सप्लाई की? टोटल सर्किट की बात हो रही है तो सप्लाई वाली वोल्टेज देखी जाएगी 200 वोल्ट। ठीक, R चाहिए, हमें I चाहिए तो R डिवाइड में आ जाएगा। R डिवाइड में, अब ये पूरे सर्किट की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस कौन सा चाहिए होगा? टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, 2000 इज इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से 0 से 0, 0 से 0, 2 डिवाइडेड बाई 20, 2 on the 10, 2 10 the 20, 1 upon 10, that is equal to 0.1 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया सर्किट के अंदर? 0.1 एम्पियर। सर्किट के अंदर करंट कितना आया बच्चों? 0.1 एम्पियर। हमसे पूछा क्या है? पावर पूछी है। पावर निकाल लेंगे अभी। क्या है? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर। आई की वैल्यू 0.1
का स्क्वायर इंटू आर। रेजिस्टेंस कितना बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस की बात होगी 2000 ये हो जाएगा 2000 इंटू 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 0.1 इंटू 0.1 ठीक, 0.01 जो है क्या हो गया इसका स्क्वायर इंटू 2000। ठीक, ये 2 0 कट जाएंगे और डेसिमल हटेगा तो बचेगा क्या 20। तो पावर कितनी आ गई 20 वॉट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या करा क्वेश्चन के अंदर, पहले हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस, एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा वो कैलकुलेट किया, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। कैसे, एक बल्ब को रेजिस्टेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि सीरीज में है बल्ब तो बस ऐड हो जाएगा सीधे सीधे। फिर उस रेजिस्टेंस से हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली पूरे सर्किट में, सप्लाई पूरे सर्किट में। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0.1 एम्पियर आई। फिर हमने पावर कैलकुलेट कर दी P = I² R से। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिजिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132 which is identify the correct statement। इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, वो हमें पता लगाना है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कौन कौन से। ए कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस कॉन्वेक्स लेंस, ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज, हमेशा रियल इमेज बनाता है फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक, क्या कह रहा है ये सवाल कि ऑप्शन ये क्या कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है सारी पोजीशंस के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, एक केस में कॉन्वेक्स लेंस नहीं बनाता। हम सारे केस अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब किसकी बात, पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई थी, अब कॉन्वेक्स मिरर। ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इसे भी देखेंगे। अ प्लेन मिरर, ऑप्शन सी, अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज। प्लेन मिरर और इमेज कैसी, रियल इमेज नहीं, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन डी, अ कॉनकेव मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। चलिए एक एक करके सारे केस, तीन जो बात की गई है, किस किस की बात की गई है, कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई है, कॉन्वेक्स मिरर की बात की गई है, प्लेन मिरर की बात की गई है और कॉनकेव मिरर की बात की गई है। ठीक, इनके केसेस देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर की बात। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑप्शन क्या है, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑप्शन क्या है, और कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। क्या कह रहा है कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं इमेज कैसी है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में दो केस बनते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर हो, पोल और इंफिनिटी के बीच में हो, ये रखा। ठीक, और दूसरा केस एक ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पे हो। सिर्फ दो केस बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, सिर्फ दो केस बनते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, तो इमेज का नेचर इस केस में कैसा बनता है, वर्चुअल। बात ठीक है, इस केस में कैसा बनता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल। ठीक, तो दो ही केस बनने हैं, दोनों में इमेज कैसे बननी है, वर्चुअल इमेज बननी है। तो ऑप्शन बी का स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। और देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये रहेगा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में 6 केस बनते हैं। कितने, टोटल 6 केस बनते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक, ये 6 केस बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसमें हम डायरेक्टली टाइप ऑफ इमेज देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स के केस में, लेंस के केस में ये कह रहा है कि इमेज कैसी बननी है, हमेशा रियल बननी है। देखें, पहले केस में जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी में है, तो इमेज रियल बन रही है। जब ऑब्जेक्ट 2f के पीछे है तो इमेज फिर से रियल बन रही है। जब ऑब्जेक्ट 2f पे है फिर से रियल बन रही है। लेकिन जब इमेज फोकस और 2f के बीच में, फोकस और 2f के बीच में, तो फिर से रियल बन रही है। लेकिन जब इमेज फोकस पर रखी हुई है, ऑब्जेक्ट जब फोकस पर रखा हुआ है, तो इमेज वर्चुअल बन रही है। और जब फोकस और
पोल जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है अगर ऑब्जेक्ट, तो भी इमेज वर्चुअल बन रही है। तो सारे केसेस में रियल नहीं बन रही, दो केस ऐसे हैं जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमें पता चल चुका है। प्लेन मिरर के केस में ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर का कैसी इमेज बनती है? हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। प्लेन मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। सॉरी, ये I इज इक्वल टू R होगा, ठीक है। एक नहीं और डाल दो कहीं, तो जितनी दूर ये है डिस्टेंस, इतनी दूर ही इमेज बन जाएगी और इतनी ऊंची बनेगी, ठीक ठीक। ये यहाँ पे अपीयर टू मीट होगा, है ना। तो इमेज कैसी बनेगी? हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। प्लेन मिरर के केस में हमेशा इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। और रहा कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट, हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट, इसमें भी 6 केस बनेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक। पोलर फोकस में होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन उसके अलावा जो कॉनकेव मिरर के जो केस हैं, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, बाकी जो केस हैं ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, या फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो इन सारे केसेस में इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है? रियल इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर के केस में जो बाकी जो बचे केस हैं, उस 5 केस जो है उनमें इमेज कैसी बनती है? रियल इमेज बनती है। तो ऑप्शन बी ऑलरेडी जो है करेक्ट आंसर हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 135 फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? विच ऑप्शन एक्सप्लेन्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? इनमें से कौन सा ऑप्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ मोटर? ठीक है, वर्किंग ऑफ मोटर जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे काम करता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। कैसे काम करता है? मोटर में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मोटर के केस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का काम क्या है? इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस पर एक थ्रस्ट लगता है, तो उसकी डायरेक्शन को, इन तीनों की डायरेक्शन में रिलेशन बताने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बनाया गया है। फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया है। उसने क्या कहा कि अगर हम अपनी तीनों लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को कौन कौन सी? सेंटर फिंगर, फोर फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, तो जो मिडिल फिंगर है, जो सेंटर फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन, अगर ऐसे रखें कि सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताए, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, तो थंब जो है हमारा, तो थंब जो है हमें वो डायरेक्शन बताएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स में लगेगा, उस डायरेक्शन को ये थंब बताएगा। ठीक है, इसी को देख लेते हैं। तो होता क्या है कि वर्किंग ऑफ मोटर में हमें क्या मिलता है? हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, दैट इज फोर्स मिलता है। ठीक ना, देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूव्ड विद फोर्स के साथ मूव करे, ऐसा नहीं होता वर्किंग ऑफ मोटर में, ऐसा नहीं होता। करंट कैरिंग कंडक्टर मूव नहीं करता। किसकी वजह से मूव करता है? जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें फोर्स मिल रहा है, वही देखेंगे। When a conductor is moved inside a magnetic field, कंडक्टर को मूव करा जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, द करंट इज प्रोड्यूस, करंट प्रोड्यूस होता है, नहीं, करंट प्रोड्यूस नहीं होता, मैंने आप लोगों को बताया फोर्स प्रोड्यूस होता है। When the magnetic field is moved relative to conductor, करंट इज प्रोड्यूस, फिर से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं, करंट नहीं होता प्रोड्यूस। ऑप्शन डी देख लेते हैं। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field,
इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है, इस पे एक फोर्स लगता है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उसका मोशन की, फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm, डायमीटर कितना है वायर का, 0.5 mm, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट कितना है 1 एम्पियर, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ डायमीटर 1 mm, उसको रिप्लेस कर दिया, 0.5 mm का डायमीटर का वायर था, उसको रिप्लेस करके 1 mm के डायमीटर वायर को लगा दिया गया। तो हाउ वुड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है एट ए गिवन डिस्टेंस आर, एक आर डिस्टेंस पे कैसे चेंज होगी, है ना, कितनी उसमें मतलब कितना चेंज आ जाएगा, तो या तो वो ट्वाइस हो जाएगी पहले वाले के, या फिर 1/2 आधी हो जाएगी, या फिर 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, या फिर सेम रहेगी। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमारी, वो किससे दी जाती है, एम्पियर्स लॉ, जो हमारा एम्पियर्स लॉ है उसके हिसाब से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो देते हैं, एम्पियर्स लॉ जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को देता है, ठीक है, क्या कहता है एम्पियर्स लॉ, बी, जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, क्या होता है फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब म्यू नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, आई करंट है, 2 पाई कांस्टेंट हो गया, फिर से नंबर आर जो है डिस्टेंस है, रेडियस नहीं है, ये जो है आर जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ वायर का रेडियस नहीं है बल्कि क्या है, डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना, तो जो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है आर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमने हमारे क्वेश्चन ने क्या करा कि सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया है, डायमीटर चेंज किया है, डायमीटर क्या कर दिया 0.5 mm से 1 mm कर दिया, करंट की वैल्यू सेम है 1 एम्पियर, और डिस्टेंस भी सेम है आर, ना ही करंट चेंज किया और ना ही आर चेंज किया। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड करती है इन्हीं दोनों चीजों पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो इसका मतलब डायमीटर के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो दोनों केस में सेम रहेगी। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट वुड रिमेन दी सेम, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, फिजिक्स। ऑन हिज वे टू द मार्केट के रास्ते में राजीव कैलकुलेट्स हिज एवरेज स्पीड टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो मार्केट गया तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज वे बैक, जब वो लौट के आ रहा था अलोंग द सेम रूट, सेम रास्ते से लौट के आया, द एवरेज स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, लौटते में 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए स्ट्रिप, तो आने जाने की एवरेज स्पीड कितनी होगी बताना। सेम तरीके का सवाल मैथमेटिक्स में भी पूछा गया था, ठीक है बच्चों। तो एवरेज स्पीड हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो हम दोनों केस में टाइम कैलकुलेट करेंगे, जाते में टाइम कितना लगा और आते में टाइम कितना लगा, उसके बाद टोटल टाइम में रख देंगे डिस्टेंस, टोटल टाइम में टोटल डिस्टेंस रख देंगे, कितनी आने जाने के डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस जो कि सेम है, और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला केस, जब वो जा रहा था, ठीक है, स्पीड कितनी होती है 20 दी हुई है जाते में, डिस्टेंस हमने मान लिया कि x है मार्केट तक का, टाइम उसे मान लिया हमने t लगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 20t, हम यहां से कह सकते हैं कि x कितना हो जाएगा 20t के बराबर, ये इधर चला गया तो 20t। सेम इसी तरीके से 30, एवरेज स्पीड 30, डिस्टेंस x, डिस्टेंस दोनों तरफ जाने का रास्ता और उसके आने का रास्ता सेम है तो डिस्टेंस सेम होगा x। टाइम अब क्या होगा, जब 20 से लगा तो 20 की स्पीड से गया तो टाइम t लगा, जब 30 की स्पीड से जाएगा तो टाइम मान लिया हमने t डैश, जो कि t से कम होगा, जाहिर सी बात है स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया टाइम कितना लगा उस सबकी बात t डैश। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 30 t डैश, ये इक्वेशन 1
ये इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। 20t इज इक्वल टू 30t डैश। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं t इज इक्वल टू 30 ओवर 20t डैश। तो ये कितना हो जाएगा 1.5t डैश। तो t इज इक्वल टू 1.5t डैश। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमें t और t डैश के बीच में रिलेशन मिल गया तो हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए रखे वैल्यूज। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस जाने का रास्ता x और वापस का भी डिस्टेंस x, तो x प्लस x डिवाइड बाई टोटल टाइम, जाने में टाइम लगा t और लौटने में टाइम लगा t प्लस t डैश, और लौटने में टाइम लगा t डैश, लौटने में टाइम t डैश। ठीक है बच्चों, अब x प्लस x कितना हो गया 2x, t की जगह मैंने रख दिया 1.5t डैश, 1.5t डैश, ठीक, प्लस t डैश 2x इज अपॉन 2.5, 1.5 और 1 कितना हो गया 2.5, 2.5t डैश 2। अब x की जगह क्या रख दूंगा मैं t डैश के टर्म में रख दूंगा x को भी 30t डैश, 30t डैश डिवाइड बाई 2.5 t डैश, t डैश से t डैश कट गया, ठीक, ये हटा यहां से तो ये 10 आ गया ऊपर, ये 25 हो गया, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। 2 इंटू 30t डैश 2.5t, t से t कैंसिल आउट, t डैश से t डैश, ये हटा 10 आ गया, 5 6 30, 5 5 25, 5 2 10, 6 12 12 24, ठीक है 24। तो ऑप्शन बी जो है 24 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 फिजिक्स का क्वेश्चन है, देखते हैं आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट एक्सप्रेशन, तो इनमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है फॉर इंपल्स, किसके लिए पूछा है इंपल्स के लिए। ठीक है, तो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स हमें ये बताता है कि कितना फोर्स कितने टाइम के लिए लगा, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो इंपल्स जो है हमें रिलेशन देता है फोर्स और टाइम। मैंने कोई किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया पर्टिकुलर टाइम t के लिए, तो इंपल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इंपल्स जो निकालते हैं हम निकालते हैं फोर्स कितना लगा मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। ठीक है बच्चों, फोर्स कितना लगा मल्टीप्लाइड बाई टाइम t, कितनी देर के लिए लगा उस बॉडी पे फोर्स, वो हमें इंपल्स दे देता है। तो देख लेते हैं क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम t, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 फिजिक्स का क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन, एक फोर्स है जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है कितना 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड इन बॉडी ए बॉडी के केस में एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, मान लिया मैंने इसे A1 कह दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहा है एंड 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड इन अनदर बॉडी बी, वही फोर्स जिसकी वैल्यू मैंने मान ली f, एक फोर्स कह दिया, फोर्स की वैल्यू मैंने इसकी फोर्स की वैल्यू कितनी मान ली f, तो यही सेम फोर्स बी बॉडी में A2 एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि कितना है 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है बच्चों, या इसे A कह दो, ये A और ये बी बॉडी का। ठीक, अब ए बॉडी का मास कितना होगा मास ऑफ ए, और बी बॉडी का मास कितना होगा मास ऑफ बी। ठीक, तो पूछा क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ मास, तो मास ऑफ ए टू द मास ऑफ बी पूछा है। अब हमें पता है कि फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स क्या होता है ma मास इंटू एक्सीलरेशन।
ठीक, दोनों केस में फोर्स सेम है, मास और एक्सीलरेशन दोनों बॉडी का अलग अलग है। तो फॉर ए, पहली बॉडी के लिए, ए बॉडी के लिए F इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए। एक्सीलरेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 2। फॉर बी, बी बॉडी के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास, बी बॉडी की बात हो रही है तो मास ऑफ बी इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी। एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना है? 5। ठीक, एक्सीलरेशन कितना हो गया बी का? 5 mb इंटू 5। हमसे पूछा क्या है? रेशियो पूछा है। ठीक है, अब हमें पता है कि इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। तो फोर्स जो है दोनों लेफ्ट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करा, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड में फोर्स बराबर है दोनों में, तो राइट हैंड साइड भी दोनों के बराबर होंगी। लिख लेते हैं ma इंटू 2 इज इक्वल टू mb इंटू 5। ठीक, तो ma ओवर mb, रेशियो हमसे a और b का ही पूछा है, a:b का, तो 5/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 2.5। तो ma ओवर mb, फाइंड द रेशियो मास ऑफ a टू मास ऑफ b। मास ऑफ a टू मास ऑफ b वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ जो है कलाम सीरीज में पीवाईक्यू, जिसमें हमने जामिया बीएड के पीवाईक्यू करे, उसके जो जामिया बीएड के पीवाईक्यू में 2023 में फिजिक्स वाला जो पोर्शन था, साइंस वाला जो पोर्शन था, वो कंप्लीट होता है इस एपिसोड में। आगे इस कलाम सीरीज के कंप्लीशन के बाद हम लोग जामिया बीएड, एएमई बीएड, एएमई इंटीग्रेटेड बीएड, बीए बीएड जो है, बीएससी बीएड जो शुरू किया है, उसको शुरू करेंगे, कलाम बैच लेके आएंगे। उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। क्या करना है? चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, बेल आइकन को ऑन कर लेना है। अल्लाह हाफिज।